नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनेक्रॉन कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर सिनेक्रॉन आपकी एक ड्रीम कंपनी है और यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सिनेक्रॉन, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है सिनेक्रॉन के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था, या फिर मुझे इस कंपनी में कॉल किस तरह से आया था। तो मुझे एक्चुअली कंसल्टेंसी के थ्रू कॉल आया था कि उन्होंने कहा था कि हमने आपकी प्रोफाइल को naukri.com से उठाया है, आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा मैचेबल लग रही है इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, तो क्या आप इस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हो। तो उसके बाद मैंने कहा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे जो भी स्क्रीनिंग राउंड में पूछे जाते हैं कि अपने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ, तुम्हारा करंट सैलरी कितना है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रोफाइल को आगे प्रोसीड कर दिया। देन उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद ही कॉल आ जाती है कि मेरी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद रिक्रूटर ही मुझे वो सारे के सारे प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि मेजर इसमें 3 राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहला राउंड टेक्निकल डिस्कशन होगा, दूसरा राउंड मैनेजरियल डिस्कशन होगा और तीसरा राउंड एचआर डिस्कशन होने वाला था। इस पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ही बहुत ज्यादा टफ था। अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा इजी राउंड ही थे। मैनेजर राउंड भी बहुत इजी था और एचआर राउंड में डिस्कशन भी बहुत इजी हुई थी, लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट राउंड था वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन था। पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में मेरे अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स लग गए, जिसमें पहले राउंड के बाद 11 दिनों के बाद मेरा दूसरा राउंड हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन सब इंटरव्यूज में मुझसे क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया था, कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपकी इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। ये एक टेक्निकल राउंड था जिसमें सबसे पहले उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो सबसे पहले जो भी मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन उस टाइम पे तैयार करके रखी थी, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बता दिया। मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, मेरा टेक स्टैक क्या था, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे इस इंटरव्यू में 4 कोडिंग क्वेश्चन पूछे और बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चन मुझे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। तो सबसे पहला कोडिंग क्वेश्चन पूछने से पहले उन्होंने मुझे ये चीज पूछी कि डू यू नो कि अगर कोई भी एक आपको वेरिएबल दे दिया जाता है तो उसका अगर आपको टाइप फाइंड करना हो तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, हम टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल या फिर किसी की भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, कि वेदर दिस इज इंटीजर, स्ट्रिंग और लिस्ट या फिर कुछ भी। तो उन्होंने उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूछा कि मुझे फाइंड करके दो इस पर्टिकुलर जो भी मैं इनपुट वहां पे दे रहा हूँ, इसकी इनपुट का टाइप क्या होगा। तो उन्होंने ये 3 इनपुट मुझे उस दौरान दी थी और मैंने लकीली सब कुछ सही से गेस कर दिया था कि पहली जो 2 चीजें थी वो टपल होने वाली थी और जो थर्ड थिंग थी वो स्ट्रिंग होने वाली थी, और इन दी एंड मुझे आउटपुट में भी यही चीज देखने को मिली। देन उनका दूसरा कोडिंग क्वेश्चन था प्रिंट द फर्स्ट 10 फिबोनाची नंबर्स बाय यूजिंग द रिकर्शन। तो उस टाइम पे मैंने ये वाला कोड उनको लिखकर दे दिया था बाय यूजिंग द रिकर्शन। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे सारा का सारा कोड एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला कि किस तरह से फ्लो कहां पे जा रहा है। तो उसके बाद मैंने एक एक चीज उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके भी दी। देन उनका तीसरा क्वेश्चन था सॉर्ट अ पर्टिकुलर डिक्शनरी। उन्होंने एक डिक्शनरी मुझे उस दौरान दे दी थी और मुझे कहा था कि इसको सॉर्ट करके दो। तो मैंने सबसे पहले सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर लिया, क्योंकि मोस्टली हम इसी फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी डिक्शनरी को सॉर्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे आप ऐसे ही करके दो कि इस ऐसे ही आप किस तरह से कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। तो उस दौरान मैंने उनको ये वाली चीज लिखकर दे दी कि हम इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने उनको लिस्ट में कन्वर्ट किया, उस तरह से जैसे हम लिस्ट को प्रॉपरली सॉर्ट करते हैं, तो मैंने उसी तरह से इसको भी सॉर्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में और कोई भी चीज नहीं आ रही थी, मैंने उस टाइम पे यही चीज लिखकर उनको दे दी। नेक्स्ट कोडिंग क्वेश्चन में उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम दे दी थी, जिसमें एक उन्होंने क्लास डिफाइन की थी और उसके बाद 2 इनिट फंक्शन उन्होंने डिफाइन किए थे, और मुझे कहा था कि इन दोनों को जब कॉल करेंगे तो उसके बाद मुझे प्रॉपर आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा। तो मुझे एक्चुअली ये बेसिक चीज पता थी कि हम कभी भी क्लास ओवरलोडिंग अगर कर भी रहे हैं पाइथन में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एंड में जो प्रोग्राम लिखा होता है वही एग्जीक्यूट हमेशा होता है। तो इसमें भी मैंने एज ए गेस की तरह ही वहां पे बोल दिया था कि सेकंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, तो वही चीज वहां पे कॉल भी हो गई। तो मैंने जो भी मैंने उस टाइम पे बोला था उनको रिजल्ट में वही चीज देखने को मिल गई। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में तो नहीं पूछा।
देन उनका अगला क्वेश्चन था, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर? तो मैंने कहा हाँ, जब मैं जावा में काम करता था तो उस टाइम पे ये प्रॉपर कंसेप्ट मैंने उस टाइम पे पढ़ा था। दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली जो भी हमारी क्लास का नेम होता है, जब हम उसी नेम से एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टर का नाम दे दिया जाता है। तो ये सब चीजें एक्चुअली इनिशियलाइजेशन करने के लिए यूज की जाती हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। तो मुझे ओवरराइडिंग के बारे में तो पता था कि जब भी किसी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में कोई भी फंक्शन हम कॉल करते हैं, अगर सेम नाम हो दोनों के, तो जो दूसरा फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत पता था ओवरराइडिंग के बारे में, लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के बारे में पूछा था तो मैंने गैस ही कर दिया था कि शायद ये पाइथन में नहीं होता या फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो उन्होंने बस यही चीज के बारे में मुझसे उस दौरान पूछा था। देन उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग? तो सबसे पहले मैंने उनको ये चीज बताई कि ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास पर्टिकुलर क्लास पड़ी है, उसमें हमने बहुत ज्यादा फंक्शंस डिफाइन किए हैं। जब उन फंक्शंस की नेमिंग कन्वेंशन सेम होती है, लेकिन जितने हम वहां पे पैरामीटर पास कर रहे होते हैं उनको हम उनकी वैल्यूज अलग अलग होती है। मान लो कई जगह पे हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, कई जगह पे दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, कई जगह पे स्ट्रिंग जा रहा है, कई जगह पे इंटीजर जा रहा है, तो इस चीज को ओवरलोडिंग का नाम दिया जाता है। सिमिलरली ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास दो क्लासेस है, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है, और उन दोनों क्लासेस में हमने सेम फंक्शन ही डिफाइन कर दिए हैं जिसमें पैरामीटर्स भी सेम जा रहे होते हैं, तो उस केस में हम उस चीज को ओवरराइडिंग का नाम देते हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था, डू पाइथन सपोर्ट ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग? तो मैंने उनको बोला कि पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पाइथन जैसे आपको भी पता है कि डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम कुछ भी चीज डिफाइन नहीं करते कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ऐसी चीजें डिफाइन नहीं करते। उसके अलावा मान लो कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी हमें कई बार नहीं पता होते तो हम स्टार आर्क्स या फिर स्टार KWRs का यूज कर लेते हैं, तो इसलिए क्लास ओवरलोडिंग हम पाइथन में डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली मैंने ओवरराइडिंग के केस में भी उनको यही चीज बोली कि हम प्रॉपर्ली उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहते भी उस चीज को इंप्लीमेंट करना तो वो हमेशा जो लास्ट में हमने चीज डिफाइन की होती है या फिर लास्ट में हमने जो फंक्शन डिफाइन किया होता है उसी चीज को हमेशा उठाता है। और उसके बाद मैंने उनको कहा जो आपने अभी एग्जांपल भी दी थी उसको भी मैंने आंसर इसी वजह से ही दिया था कि वो नेक्स्ट वाला जो सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो उसमें भी मैंने इसी रीजंस के कारण ही वहां पे मैंने प्रॉपर्ली आंसर दिया था। तो उस दौरान मैंने ये सब चीजें उनको उस दौरान बोली थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टप्पल एंड अ लिस्ट? तो बेसिक डिफरेंस था, लिस्ट एक म्यूटेबल होती है, टप्पल एक इम्यूटेबल होती है, और उसके बाद मैंने ये सारे के सारे डिफरेंस उनको उस टाइम पे एक्सप्लेन करके बता दिए थे। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज पाइथन अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? तो मैंने उनको ये चीज कही कि फुली तो नहीं है, हाँ कुछ कंपोनेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं फुली की बात करूं तो फुली नहीं है। क्लास के बिना भी हम वो सब चीजों के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। मेजरली हम क्लास अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं, फंक्शनल अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करूं तो जावा उससे ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू पाइथन व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंट द उप्स कंसेप्ट। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि उसमें वर्क करते हैं जो कि पाइथन में वर्क नहीं करते। जैसे कि हमने अभी बात की कि ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट है जो वो जावा में बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन वो वाला कंसेप्ट पाइथन में वर्क नहीं करता। सिमिलरली अगर मैं इंटरफेसेस की बात करूं तो वो भी पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस तरह से हम पाइथन को फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जावा को हम फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कह सकते हैं। तो मेरा उस टाइम पे ये उनको आंसर था। देन उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय डेकोरेटर? उसके बाद एक एग्जांपल भी देने को बोला। तो उस टाइम में मैंने ये चीज कहा कि जब भी हम किसी फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट किसी और फंक्शन में पास करते हैं और इन बिटवीन हम अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हम वो भी चीजें कर सकते हैं, तो उस सब चीज को डेकोरेटर का नाम दिया जाता है। तो उसके बाद मैंने उनको ये वाली एग्जाम्पल भी लिखकर दे दी थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था, डू यू नो एनीथिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? हैव यू एवर यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट? तो मैंने उनको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में तो थोड़ा बहुत बता दिया कि ये इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि इनको जब हम कभी भी अगर पेरेंट्स से चाइल्ड क्लास में जाके इनको इनहेरिट कर रहे होते हैं तो हम जितने भी इसके अंदर फंक्शन डिफाइन किए होते हैं उनको डेफिनेटली लेकर आना ही होता है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आप कह सकते हो कि यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने प्रोजेक्ट में कभी भी एज इन क्लासेस को यूज नहीं किया, तो मुझे वैसा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है कंपनीज में काम करने का कि मैंने कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज किया हो। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको प्रोग्राम बनाकर दे सकता हूं, तो मुझे उतनी नॉलेज है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। देन उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय आइटरेटर एंड आल्सो गिव इट्स एग्जांपल? तो उसके बारे में मैंने ये चीज बोली कि जब हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं तो उस चीज को जब हम आइटरेट कर सकते हैं तो उस चीज को आइटरेटर का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर लिस्ट मान लो, टप्पल मान लो, सेट मान लो, ये सब चीजें आइटरेटर में आ जाती हैं। तो उसके बाद मैंने उनको ये वाला प्रोग्राम भी लिखकर दे दिया था।
उसके बाद उनका क्वेश्चन था एक्सप्लेन जेंगो आर्किटेक्चर। तो मैंने सारा का सारा जेंगो आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करके उनको बताया कि किस तरह से सबसे पहले manage.py फाइल में कंट्रोल जाता है, उसके बाद वो वहां पे सेटिंग्स देखता है कि कौन सी सेटिंग वहां पे डिफाइन की होती है, वो उसके बाद उस कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट में चला जाता है और वहां पे settings.py फाइल में चला जाता है। उसके बाद settings.py फाइल में बहुत ज्यादा सेटिंग्स डिफाइन की होती हैं, डेटाबेस से रिलेटेड, मिडलवेयर से रिलेटेड, टेम्पलेट से रिलेटेड और यूआरएल से रिलेटेड। तो उसके बाद वो यूआरएल वाली सेटिंग्स को देखता है कि वहां पे कौन से यूआरएल डिफाइन किए होते हैं। यूआरएल वाली फाइल में वो जाकर पॉइंट आउट करता है, तो उसके बाद यूआरएल में जाकर वो चला जाता है। उसके बाद वो देखता है कि जिस भी रिक्वेस्ट को हिट किया गया है वो कौन सा यूआरएल है, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, जहां पे भी उसको वो प्रॉपर मिल जाता है मैचिंग पॉइंट, तो वो उसी के व्यूज फंक्शन में जाके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट करके चला जाता है। तो व्यूज फंक्शन में क्या होता है, views.py फाइल में एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे हमने कुछ बिजनेस लॉजिक लिखे होते हैं जो कि डील करते हैं मॉडल्स के साथ या फिर जो डील करते हैं टेम्पलेट के साथ। अगर तो मान लो कि कुछ भी क्रूड ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं तो वो वाली सारी फाइल्स models.py वाली फाइल के साथ डील करती है, यानी कि डेटाबेस के साथ डील करती है। और अगर मान लो कि हमने कुछ भी आउटपुट अगर बाद में निकल के आ जाती है, उसको हमें डिस्प्ले करवाना है फ्रंट एंड साइड पे, तो हम उसको टेम्पलेट की मदद से करवा सकते हैं। तो ये सारा का सारा फ्लो मैंने उस दौरान उनको एक्सप्लेन करके बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था डिड यू एवर डिफाइन एनी कस्टम मिडलवेयर। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मैंने कस्टम मिडलवेयर भी बनाए हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो जो भी जिस तरह से भी मैंने उन सब चीजों की इंप्लीमेंटेशन की थी, उनको मैंने वो सब चीजों के बारे में बताया कि जब हम कोई टोकन रिसीव करते थे तो उसकी पहले वेरिफिकेशन के लिए मैं मिडलवेयर डिफाइन किए थे। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि जो भी हमने मिडलवेयर डिफाइन किए होते हैं तो क्या settings.py फाइल में जाके हमें कहीं पे जाके रजिस्टर करने पड़ते हैं, और अगर हाँ तो कहाँ पे जाके करने पड़ते हैं। तो मैंने उनको बोला कि वहां पे एक मिडलवेयर क्लासेस करके एक वेरिएबल लिखा होता है जिसमें काफी ज्यादा मिडलवेयर डिफाइन किए होते हैं, तो हम वहां पे जाके डिफाइन करते हैं, वहां पे हम प्रॉपर्ली उस चीज को लिख देते हैं कि हमने कौन से कस्टम मिडलवेयर बनाए होते हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे था कि जो हमने वहां पे सीक्वेंस डिफाइन किया होता है, तो अगर आप कहीं पे भी वो मिडलवेयर लिख दो तो वो चलेगा। तो मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता था, लेकिन मैंने उनको ये चीज़ बोली कि नहीं, वहाँ पे प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि पहले कौन सा डिफाइन है, दूसरा कौन सा डिफाइन है, और जब भी हम कोई भी कस्टम मिडलवेयर डिफाइन करते हैं तो उसको हम हमेशा एंड पर ही लिखते हैं। तो मैंने उनको उस टाइम पे ये आंसर दिया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ टू ऑथराइज अ यूजर। कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट की है जिसमें आपने ऑथराइजेशन को यूज़ किया हो। तो जिस भी तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऑथराइजेशन लगाई थी, मैंने उनको वो सारा का सारा प्रोसेस उस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था हैव यू एवर वर्कड ऑन टोकन्स। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, हमने बेयर टोकन पे भी काम किया है, देन उसके बाद JWT टोकन पर भी काम किया है। तो मैंने उनको उन दोनों चीज़ों के बारे में बताया। जिस भी तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट में उन दोनों चीज़ों को इंप्लीमेंट किया था, मैंने वो सारा का सारा प्रोसेस उनको बताया। उसके अलावा मैंने उनको ये चीज़ बताई कि जब हम ओथ टू ऑथेंटिकेशन कर रहे थे तो उस दौरान माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से हमें जो टोकन मिल रहा था उसको किस तरह से हम स्टोर करते थे, किस तरह से हम उस टोकन को डिक्रिप्ट करते थे, और प्रॉपर्ली सारा का सारा फ्लो चलता था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में उस दौरान बताया। उनका अगला क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे था हाउ यू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट अ पर्टिकुलर टोकन। तो डिक्रिप्ट का तो मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया था, एनक्रिप्ट का भी मैंने उनको उसी के साथ ही बता दिया था कि मैंने एक्चुअली उस टाइम में मुझे याद नहीं था कि किस तरह से एनक्रिप्ट किया जाता है। मैंने उनको बोल दिया था डायरेक्टली कि जब मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था तो मैंने गूगल पर जाकर सर्च किया था, तो वहाँ पे मुझे 2-3 डॉक्यूमेंटेशन मिल गई थी, मैंने उसी का यूज़ करके ये सब चीज़ें कर ली थी। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैंने क्या चीज़ें किस तरह की थी, लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे ये थी कि यूज़र नेम क्या था, पासवर्ड क्या था, और उसके अलावा कौन सा हम वहाँ पे प्रॉपर एक जेनरिक फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। HP 355 कुछ ऐसा करके कुछ फॉर्मेट होता था, उस चीज़ को यूज़ करते थे, जो कि मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी भूल गया था कि क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था इफ वी हैव टू ऑथराइज यूजिंग यूजर नेम एंड द पासवर्ड विच मॉडल्स और फंक्शन वी विल यूज बाय डिफॉल्ट इन जेंगो। तो उसमें मैंने उनको डायरेक्टली ये चीज़ बोल दी कि जेंगो में डिफॉल्टली यूजर मॉडल्स होते हैं, तो हम वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोस्ट रिक्वेस्ट एंड अ पुट रिक्वेस्ट। तो मैंने उनको जनरली ये चीज़ बताई कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है कोई भी रिकॉर्ड, और पुट रिक्वेस्ट किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उनका अगला क्वेश्चन था कैन वी यूज पुट रिक्वेस्ट टू इंसर्ट एनी न्यू रिकॉर्ड। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन फिजिबल चीज़ नहीं होती, कि हमें नहीं करनी चाहिए ये प्रैक्टिस। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे जेनरिक पूछोगे कि कर सकते हैं या नहीं, तो हाँ, ऑब्वियसली नई एंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्ट रिलेटेड इन जेंगो। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि सिलेक्ट रिलेटेड का यूज हम तब करते हैं जब मान लो कि 2 या 2 से ज्यादा टेबल फॉरेन की के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मान लो कि हम नहीं चाहते कि बार बार डेटाबेस पे जाकर वो रिक्वेस्ट हिट करे, तो हम क्या चीज कर सकते हैं, सिलेक्ट रिलेटेड को यूज कर सकते हैं, ताकि जब हम किसी एक पर्टिकुलर डाटा मॉडल का डाटा लेकर आ रहे हैं तो उसके साथ जितने भी लिंक डाटा उसके साथ होते हैं उसको भी उसी टाइम पे उठाकर ले आए। तो उस टाइम पे हम सिलेक्ट रिलेटेड क्वेरी का
यूज करते हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय क्यू ऑब्जेक्ट्स एंड हैव यू एवर यूज्ड इट। मैंने कहा हाँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा क्यू ऑब्जेक्ट को यूज किया है। जब भी हम चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा को फेच करना, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हम उस चीज पे ऐड कर लें, और कंडीशन हो, ऐड कंडीशन हो, जब हम एक पर्टिकुलर क्वेरी में वो और एंड ऐड कंडीशन को ऐड करना चाहते हैं तो हम उस टाइम पे क्यू ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी ये चीज यूज की थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया था, मैंने उनको 2-4 प्रोजेक्ट वहां पे एक्सप्लेन किए, मेरी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या थी उस प्रोजेक्ट में, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था हैव यू एवर यूज्ड सिलरी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सिलरी को यूज किया है, लेकिन इतना ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं है। तो सिलरी के बारे में मैंने उनको ये चीज बताई कि जब मैं क्रॉन जॉब को इंप्लीमेंट कर रहा था तो मैंने उस टाइम पे सिलरी को यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ द वेब पेज इज नॉट लोडिंग, फॉर एग्जांपल होम पेज इज नॉट लोडिंग, देन व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर इट। तो मैंने उस दौरान उनको काफी ज्यादा रीजंस के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने उनको ये चीज बताई कि मे बी सर्वर डाउन हो सकता है जिसके कारण ये चीज हो रही है, मे बी सर्वर में कुछ एरर आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि तुम उस चीज को किस तरह से फाइंड करोगे। तो मैंने कहा कि मैं डायरेक्टली सर्वर पर, तो अगर मुझे एक्सेस होगा तो मैं डायरेक्टली वहां पे जाकर देखूंगा, लॉग्स वगैरह चेक करूंगा कि वहां पे लॉग्स में कुछ एरर तो थ्रो नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरे को वहां पे एक्सेस नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली किसी और टीम को जाके बोलूंगा, इंफ्रा टीम को बोलूंगा कि ये सब एरर्स को चेक करें कि क्या यहाँ पे कोई एरर आया है या नहीं। इसी के बाद मैंने उनको एसिंक्रोनस वाली प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करके बता दिया कि कई बार क्या होता है कि अगर हमने किसी भी प्रोजेक्ट में एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट ना भेजी हो तो वहां पे क्या होता है कि सिंक्रोनस वे में जाती हैं सब रिक्वेस्ट, तो उसमें एक जब पर्टिकुलर कंपोनेंट लोड नहीं होता तो उसके बाद बाकी सब कंपोनेंट को वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट ही भेजते हैं हमेशा, ताकि जितने भी कंपोनेंट हैं वो साइमल्टेनियसली या फिर पैरेलली रन कर सके। तो मैं सबसे पहले उसके बाद ये भी चीज चेक करूंगा। तो उसके बाद मैंने 2-3 और चीजों के बारे में भी उस इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हम ये चीज चेक कर सकते हैं, ये चीज चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में मैंने उनको उस टाइम पे बताया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि मुझे उस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। उसके बाद मुझे 1 या 2 दिन के बाद एचआर की तरफ से कॉल आ जाता है, एचआर नहीं कंसल्टेंट की तरफ से कॉल आ जाता है कि आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है और अब आपका नेक्स्ट राउंड होगा। लेकिन उसके बाद उनको शायद इंटरव्यूअर की अवेलेबिलिटी ही नहीं मिल रही थी, लेकिन फाइनली 11 दिनों के बाद मेरा अगला राउंड भी कंडक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि एक मैनेजरियल राउंड था। इस राउंड में मुझसे कुछ भी ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पूछी गई थी, बहुत ही ज्यादा इजी राउंड था। इसमें मुझे मैनेजर ही अपनी कंपनी के बारे में बता रहे थे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा क्या क्या चीजें मुझे देखने को मिलेंगी, किन किन टेक्नोलॉजी में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो यही सब चीजों के बारे में उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान बताया। इसमें वो ज्यादा से ज्यादा फोकस मुझ पे कर रहे थे कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, मैंने किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, मेरी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या थी, किस चीज को तुम हैंडल कर सकते हो, तुम फ्यूचर एम्प्लॉयर से क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। यही सब बेसिक चीजें उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान पूछी थी। अगले ही दिन मुझे पता चल गया कि मैं इस राउंड से भी शॉर्टलिस्ट हो गया हूं, और उसके अगले दिन मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दो। तो मैंने उसी दिन अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए, और मुझे अगले हफ्ते कॉल आता है कि अभी हम जितना भी तुम एक्सपेक्टेड सैलरी कह रहे हो उतना शायद हम मैच ना कर पाए। तो मैंने भी उनको कहा कि मैं नेगोशिएट करने को रेडी नहीं हूं, क्योंकि जो मुझे ऑफर लेटर उस दौरान मिल चुका था, मैं उस कंपनी को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहता था। तो मेरा तो मन भी नहीं था कि नेगोशिएट करूं। अगर वो उससे ज्यादा दे सकते थे, उस ऑफर को काउंटर कर सकते थे, तो उसी दौरान मैं उस कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोचता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जिसके कारण हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये मेरा सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस का एक्सपीरियंस था सिनेक्रॉन के साथ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि जनरली बाकी इंटरव्यूज में नई चीजें पूछी गई थी। तो इसलिए मुझे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अच्छा इंटरव्यू भी लगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।